Hello everyone. Today we will discuss about the numerical of Grayson-Hall's line algorithm. So, this is the problem number 2. Yesterday we will discuss about the problem number 1. Question number 1. Determine the raster scan location. Determine the raster scan location. Raster scan location selected by while generating a line from 1, 0 to 10, 3. Okay, so yesterday we have discussed about Grayson-Hall's lines and numerical. And this question is asked in the AKTU semester examination. ये क्वेश्चन AKTU एग्जामिनेशन में आया हुआ है सेमेस्टर 2016-17 में ये क्वेश्चन पूछा गया था, राइट? कितने मार्क्स का था ये? 5 मार्क्स का क्वेश्चन। ये कितने मार्क्स का क्वेश्चन था? 5 मार्क्स का क्वेश्चन। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपको बार-बार AKTU सेमेस्टर एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, तो आपको न्यूमेरिकल का प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ठीक है? तो ये क्वेश्चन आया हुआ है कि डिटरमाइन द रास्टर स्कैन लोकेशन सेलेक्टेड बाय व्हिच जनरेटिंग अ लाइन फ्रॉम 1, 0 to 10, 3. ओके, तो हमने कल भी कैसे न्यूमेरिकल को सॉल्व किया, तो ये था कि इसमें ये चीज मेंशन नहीं था, मेंशन नहीं था, उसमें पिक्सेल्स निकाल लेते। तो सेम काम यहाँ भी हम सेम काम ही करेंगे, पिक्सल करेंगे, बस क्वेश्चन में लैंग्वेज चेंज है, तो आपको उससे बहुत ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो आपको कहने का मतलब ये है कि आपको न्यूमेरिकल को ज़्यादा से ज़्यादा लगाने की प्रैक्टिस करने की जरूरत है। तो आज भी दूसरा न्यूमेरिकल, एक्चुअली दिस इज द थर्ड न्यूमेरिकल। तो फर्स्ट जो हमने न्यूमेरिकल डिस्कस किया था, मैंने एक एग्जांपल लिया था जब हमने ग्रेसन-हल्स लाइन एल्गोरिथम को स्टेप बताया था, तीनों कंडीशंस को डिस्कस किया था कि अगर स्लोप मोर देन 1 है या स्लोप 1 लेस देन 1 है या फिर स्लोप नेगेटिव है, उस केस में हमने आपको डिस्कस किया था। तो उसके बाद मैंने एक एग्जांपल लिया था, तो वो एक न्यूमेरिकल, तो ये थर्ड न्यूमेरिकल है। तो ये दो जो कल और आज जो बताया था, ये हमारे सेमेस्टर एग्जामिनेशन में आया है, ठीक है? तो बेसिकली मेंशन तो सर्किल डायग्राम है, बट हमें ये पढ़ना जरूरी है कि अब मतलब क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है? तो इसके बाद मैं आप लोगों को जो है ग्रेसन-हल्स मिड पॉइंट सर्किल कैसे ड्रॉ किया जाता है और सर्किल का एल्गोरिथम क्या होता है और मिड पॉइंट सर्किल का एल्गोरिथम क्या होता है, वो डिस्कस करेंगे। तो अभी आगे लेक्चर में डिस्कस करेंगे, स्लोली इसको पढ़ते चले जाएंगे ताकि चीज़ें हमको समझ में आती जाएं, ठीक है? तो यहाँ पे प्रॉब्लम जो है, डिटरमाइन द रास्टर स्कैन लोकेशन सेलेक्टेड बाय द व्हाइल जनरेटिंग अ लाइन फ्रॉम 1, 0 and to 10, 3. तो अगर मैं बोलूँ कि डेटा गिवन की अगर बात करें, डेटा गिवन क्या है, क्या डेटा गिवन है? तो इनिशियली स्टार्टिंग पॉइंट एंड एंड पॉइंट्स आर गिवन इन द क्वेश्चन। तो इनिशियली अगर देखिए डेटा गिवन है, इनिशियल पॉइंट 1, 0 and end points 10, 30. मतलब स्टार्टिंग पॉइंट पिक्सल और एंड पिक्सल गिवन है हमारे क्वेश्चन में, ठीक है? तो स्टार्टिंग पॉइंट 1, 0 एंड एंड पॉइंट्स जो है 10, ओके? सॉल्यूशन हम सॉल्यूशन को स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड आउट हाउ टू कैलकुलेट द स्लोप, ठीक है? वी हैव टू फाइंड आउट द स्लोप कैसे फाइंड आउट करेंगे, ठीक है? वी नो दैट
we know that the formula of slope m is equals to what? y2 minus y1 and x2 minus x1, ये तो हम लिख सकते हैं dy upon dx. ओके, तो इनिशियली आप देख सकते हैं here the initial point and the end point are given in the question. So we assume that this is the x1, this is the y1, here this is the x2 and this is the y2. Okay, I hope you are getting. Then put the value of y2. y2 is 3 and y1 is 0 divided by x2 is what? 10 and x1 is 1. Okay, so here 3 by 9 and 1 by 3, it means the slope is less than 1. The slope is less than 1 actually. It means the value of 1 by 3 is 0.3333. It means it is less than more than 0, और आप देख सकते हैं less than 1. Slope is less than 1. Okay, so here m is, but अगर आप कंपैरिजन करें स्लोप इज व्हाट m कंडीशन लगा करें तो वैल्यू कितनी हो जाएगी? ये वैल्यू कितनी है? 1 से कम है. तो अगर 1 से वैल्यू कम है तो हमारा इक्वेशन क्या हो जाएगा? डिसीजन वेरिएबल जो निकालेंगे 2dy माइनस dx करेंगे, है ना. तो 2dy माइनस dx इज इक्वल्स टू, तो 2dy अगर आप देखो तो v नॉट इज इक्वल्स टू dy इज व्हाट, यहां पे मैंने dy है dy इज इक्वल्स टू y2 माइनस y1, then y2 minus y1 is equals to nothing, it is 3. ओके, मतलब मीन्स ओके, मतलब आप समझ लीजिए 3 आ जाएगा and dx is x2 minus x1 means that is nothing but it is 9 actually. Okay, now dy by dx is 2 into dy is what? 3 and dx is what? 9. So 2 3 is 6 minus 9. The value of this variable v naught is equals to -3. The first decision variable को हमने फाइंड आउट किया तो हमने क्या देखा कि वैल्यू कितनी आ गई है? -3. तो हम एक टेबल को ड्रॉ करेंगे और उस टेबल को ड्रॉ करने के बाद बहुत ही इजीली हम उसको फाइंड आउट कर लेंगे. तो आई होप 1 2 3 ओके. तो ऐसे आप ड्रॉ करेंगे x y p नॉट और यहाँ पे कंडीशन हो जाएगा. तो दिस इज नथिंग बट this is x, the value of x, this is y, this is p. यहाँ पे you have conditions होंगे. ओके, फर्स्ट इनिशियली जो कोऑर्डिनेट लेंगे सबसे पहले तो हम स्टार्टिंग जो हमारा पॉइंट रहेगा, स्टार्टिंग पॉइंट से 1, 0 से स्टार्ट करेंगे. इनिशियली ये हो जाएगा 1, 0 से हम स्टार्ट कर देंगे इनिशियली. तो 1, 0 हमने स्टार्टिंग पॉइंट हमें पता था. वी नो दैट इज स्टार्टिंग पॉइंट एंड एंड पॉइंट. हमें क्या करना है? हमें वी हैव टू फाइंड आउट द इंटरमीडिएट पॉइंट्स एक्चुअली. ठीक है, वी हैव टू फाइंड आउट द इंटरमीडिएट पॉइंट बिटवीन स्टार्टिंग पॉइंट एंड द एंड पॉइंट, बिकॉज स्टार्टिंग पॉइंट एंड एंड पॉइंट्स, starting pixel and end pixel are given in the question. Okay, starting point is 1, 0. So p naught is equals to 2dy
minus dx equals to 2 dy value is 2 into 3 minus 9 equals to minus 3. इसमें p naught is less than 0. p naught is less than 0. p naught is less than 0. Formula will be changed. 1 plus 2. Here g remains constant. I have already told you कि जब भी हमारी वैल्यू लेस देन 0 आएगी तो हमारा x में इंक्रीमेंट होगा, y remains constant होगा. फॉर्मूला क्या हो जाएगा? P0 plus 2 dy. P0 is what? Minus 3 plus 2 into dy is what? dy is 3. Here, the value of P1 is more than 0. Its mean increment in the x coordinate plus 1 and y increment 1. Again, P2 is equals to P1. The formula will be changed. Keep in mind, 0 अगर 0 से कम है तो फॉर्मूला चेंज हो जाएगा. अगर 0 से ज़्यादा आगे बढ़े तो फॉर्मूला चेंज हो जाएगा. ठीक है. Now P1 plus 2 dy minus dx. Okay. P1 is what? P1 is 3 plus 2 dy minus dx. dy minus dx is 3 minus 9 is equals to 6 minus 12. Minus 12 means minus 8. Minus 8. Okay. Sorry, no. The P2 is less than 0. P2 वैल्यू क्या होगी? Again less than 0. अगर P2 वैल्यू again less than 0 हो जाएगी, इंक्रीमेंट कितनी होगा? सिर्फ और हमारा जो x कोऑर्डिनेट इंक्रीमेंट होगा, तो उसमें क्या होगा? 3 plus 1 और इसमें क्या होगा? रिमेंस सेम होगा. Again P3 is equals to formula will be changed. P2 plus 2 dy. Okay. P2 is what? P2 is nothing but that is the 9 plus 2 into 3. So 9 plus 6 is equals to minus 3. Again P3 is less than 0. Increment will only in x coordinate and y coordinate remains same. Okay. Then again we are going to find out the decision variable P4. The formula will be changed. No, formula will be same. P3 plus 2 dy because why the formula will be same? क्यों? क्योंकि P3 की वैल्यू जो है 0 से कम है. ध्यान दें जहाँ वैल्यू 0 से कम आएगी वहाँ पे हमारा फॉर्मूला P3 plus 2 dy लगेगा. अगर ये वैल्यू 0 more than 1 है या फिर पॉजिटिव आएगी तो फॉर्मूला चेंज हो जाएगा. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? P3 is 3 plus 2 into 3 equals to positive 3. This means value of P4 is more than 0, right? Then increment in x coordinate and 2. Again P4 की वैल्यू जब हमारा 0 से ज़्यादा आया है उस केस में क्या होगा? इंक्रीमेंट x और y कोऑर्डिनेट दोनों में होगा. लेकिन जहाँ पे वैल्यू 0 से कम आता रहेगा वहाँ पे जो इंक्रीमेंट होगा सिर्फ x कोऑर्डिनेट में होगा, y कोऑर्डिनेट जो होगा वो रिमेन सेम होगा. इसको आपको दिमाग में रखना है, ध्यान रखिए. तो P5 equals to what? P4 plus 2 into dy minus dx. ठीक है. तो P4 is what? That is 3 plus 2 into dy minus 6. 3 minus 9 minus 6 minus 6 minus 12 ये हो जाएगा minus 12. ठीक है. तो अगेन जो वैल्यू हो जाएगी minus 9 आ जाएगी. Again minus 9. Then P5 is again less than 0. Formula will be changed. Coordinate will be increment in x coordinate and y coordinate remains constant. It is 2. And the formula will be same as the previous. P6 is equals to P5 plus 2 into 2 dy. Okay. What the value of P5 is equals to minus 9 plus 2 into 3 6 is equals to minus 3. Again P6 is less than 0. Then again increment in only x coordinate, the y coordinate remains same. Okay. Then find out the P7. P7 is equals to P6 plus 2 dy. P6 is nothing but it is 3 plus 2 into 3
3 is equals to 6, the value equals to plus 3, then P7 is more than 0. And now the increment in x coordinate and y coordinate 9 plus 3. Okay. Now find out decision variable rotation 8. P8 is equals to P7 plus 2 dy minus dx. That is minus 6 minus 12 is equals to 3 minus 12 is equals to minus 9. Again the value of P8 is less than 0. So increment in only x coordinate. Now 10 and it is the remains same. Now 10 comma 3. ओके, तो हमें कहां से कहां तक गया है, हमें ये देखना था। हम यहां से स्टार्ट किए 1 comma 0, इनिशियल पॉइंट इज गिवन इन द क्वेश्चन एंड एंड पॉइंट इज आल्सो गिवन इन द क्वेश्चन, राइट। तो 1 और comma 0 से हमने इनिशियली स्टार्ट किया। तो 1 comma 0 से हमने इनिशियली स्टार्ट किया है। तो हमने क्या देखा है कि हमको पहुंचना कहां पे, हमें पहुंचना था, हमें फाइंड आउट करना था ये वैल्यू, हमको यहां तक आना था 10 comma 3 तक पहुंचना था। तो हमने क्या किया कि सबसे पहले हमने क्या किया कि स्लोप को फाइंड आउट किया, ठीक, स्लोप निकाला। अब स्लोप का फॉर्मूला हमने आपको पहले बता दिया है, ठीक। स्लोप फाइंड आउट करने के बाद हमने ये कैलकुलेशन करेंगे कि स्लोप की जो वैल्यू है वो मोर देन 1 है या लेस देन 1 है। अगर लेस देन 1 है तो क्या हम कंडीशंस एल्गोरिथम यूज करेंगे, अगर मोर देन 1 है तो एल्गोरिथम क्या यूज करेंगे। मैंने पहले बता रखा है कि एल्गोरिथम बिल्कुल सिमिलर है बट हमारा x और y कोऑर्डिनेट में चेंज हो जाता है। अगर लेस देन 1 चल रहा है तो हम देख रहे हैं कि x कोऑर्डिनेट में इंक्रीमेंट हो रहा है, और जब हम बेसिकली x और y जो होता है वो इंटरचेंज हो जाता है। बेसिकली यही होता है, होता क्या है कि x और y होता है आपस में क्या होंगे, इंटरचेंज हो जाएंगे। तो यही मेन चीज होता है। तो हमने स्लोप निकाला, स्लोप निकालने के बाद हमने देखा कि वैल्यू जो आ रही है स्लोप की, जो एक्चुअली वैल्यू आई है वो क्या है, वो लेस देन 1 आ रही है। अगर ये लेस देन 1 आ रही है तो हम क्या करेंगे, ये फॉर्मूला यूज करेंगे। ओके, ये फॉर्मूला यूज करेंगे। फॉर्मूला यूज किया, देखा हमने वैल्यू p वैल्यू पर जो वैल्यू है p नॉट की वैल्यू वो क्या रहा, -3 आ रहा है। -3 का मतलब ये हो गया कि हमारा जो वैल्यू है वो क्या है, लेस देन 0 है। अगर ये लेस देन 0 है तो फॉर्मूला हमारा क्या होगा, चेंज होता जाएगा। जहां पे मोर देन 0 हो जाएगा वहां पे फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। आपको यही दो चीजें तो है ध्यान रखना है। तो अब हमने स्टार्टिंग पॉइंट क्या लिया, 1 comma 0 स्टार्टिंग पॉइंट से हमने स्टार्ट किया। ओके, हमने 1 comma 0 से स्टार्ट किया तो हमने क्या देखा, हमने ये देखा कि 1 इनिशियल पिक्सल 1 comma 0, फॉर्मूला लगाया, वैल्यू कितनी आ गई, -3, ठीक। डिसीजन वेरिएबल की जो वैल्यू है कितनी, -3, ध्यान से समझिएगा। तो अगर ये वैल्यू -3 आ गई तो मतलब यहां हमने मेंशन है p नॉट इज लेस देन 0, तो फॉर्मूला will change ना, फॉर्मूला क्या रहेगा, फॉर्मूला रख जाएगा, अगला पिक्सल निकालना हमने लिखा p1, ये p नॉट था तो p1 निकाला, तो p नॉट प्लस dy dx को 0 मान लेंगे या फिर उसको नेगलेक्ट कर देंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये फॉर्मूला हो गया। अब हमने क्या किया, हमारा जो अगर वैल्यू 0 से कम है तो इंक्रीमेंट तो किसमें हुआ, 1 था, अब क्या होगा x ऑफ k प्लस 1 कर दिया, इंक्रीमेंट कितना हो गया, ये इंक्रीमेंट हुआ कैसे, ये इसलिए ऐसे होता है, x k प्लस 1, x की वैल्यू पहले कितनी थी 1 और 1 इंक्रीमेंट कितना हो गया बराबर 2, तो ये इंक्रीमेंट कितना हो गया 2। बट इन केस द वैल्यू जो डिसीजन वेरिएबल की जो वैल्यू है वो लेस देन 0 आ रही है, 0 से कम आ रही है, तो उस केस में क्या होगा कि हमारा जो y कोऑर्डिनेट होगा वो रिमेन सेम रहेगा। मैंने आप जो है मेरे प्रीवियस लेक्चर्स में जाकर देखिएगा, वहां पे यहाँ पे जो 0 है क्यों है, क्योंकि y की इक्वल टू क्या था, y किस केस में, जब डिसीजन वेरिएबल की वैल्यू लेस देन 0 होगी उस केस में, ठीक है। उसके बाद हमने यहाँ पर सॉल्व किया तो मोर देन, अब जब मोर देन वैल्यू हो जाएगी तो फॉर्मूला विल बी, फॉर्मूला क्या हो जाएगा, चेंज, ठीक है। यही आपको ध्यान देना है, एक यहाँ पे ध्यान देना है, ये चीज को आप जैसे ही आएगा तो आपको इंक्रीमेंट किस में होगा, x में होगा कि y कोऑर्डिनेट में होगा, ये आपको ध्यान देना है। दूसरा आपको ध्यान देना है कि जब हमारा ये वैल्यू मोर देन 1 हुआ, यहाँ पे चेन टूटी, मोर देन 1 हुआ, जैसे चेन ब्रेक हुआ तो हमें फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे, p2 इक्वल्स टू p1 प्लस 2dy माइनस dx, हम ये लिखेंगे, ठीक है। बट इनिशियली हम इसी फॉर्मूला से स्टार्ट करेंगे,
वैल्यू अगर प्लस आए तो भी, माइनस आए तो भी, पहला पॉइंट इनिशियली स्टार्ट हम किसी फॉर्मूला से करेंगे, उसके बाद जब नेक्स्ट पिक्सल मूव करते जाएंगे, आगे आगे स्टेप बाय स्टेप बढ़ते जाएंगे, नेक्स्ट रिजल्ट निकालते जाएंगे, तब हम उसमें देखेंगे कि हाँ हमको कौन कौन सा फॉर्मूला लगना है और कौन कौन से फॉर्मूला को लगना है। तो वो सिर्फ और सिर्फ आपके इस वैल्यू पे डिपेंड करती है कि पी नॉट की वैल्यू लेस देन आ रही है, मोर देन आ रही है, उसके हिसाब से आप फॉर्मूला लगाएंगे, उसके हिसाब से आपका स्टेप बढ़ता जाएगा। अब समटाइम्स क्या होता है, डाउट्स रहता है बच्चों को, सर कब तक निकालें, कितनी इरिटेशन इसका जो इटरेशन करेंगे, तो जितने इटरेशन करेंगे आप देखो क्या होगा, कब तक करोगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 क्यों हमने ये तक किया, क्यों हमने इसकी जगह 11 नहीं किया, 4 नहीं किया, क्यों, क्योंकि जो हमारा एंड पॉइंट्स गिवन है क्वेश्चन में वो कितना दिया हुआ है, 10, 3 दिया हुआ है। तो जैसे एंड पॉइंट पे पहुंचेंगे आगे का हम प्रोसीजर को स्टॉप कर देंगे, ठीक है, आगे जो हमारा स्टेप्स होगा उसको स्टॉप कर देंगे। तो कितने इटरेशन तक निकाल रहे हैं वो भी मैटर करता है, कोई से मैटर आपको ये पता होना चाहिए कि हाँ पता होना कि आपके क्वेश्चंस में गिवन हुआ है, तो आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना है, आप यहाँ से स्टार्ट करिए, यहाँ तक आप पहुँचेंगे, जैसे आप यहाँ तक पहुँचे स्टॉप कर दीजिए, पहले बोले तो स्टॉप कर दीजिए। अब आप क्या करेंगे, अब आपने क्या किया, आपने सॉल्व कर लिया, आपने एंड पॉइंट तक पहुँच गए, अब इटरेशन जो था उसको आपने कम कर दिया, ठीक है, मतलब कम कर दिया, स्टॉप कर दिया। अब स्टॉप करने के बाद आपको इसका प्लॉट करनी पड़ेगी, लाइन ड्रॉ करना है। तो क्या होगा, हमने क्या इंटरमीडिएट पॉइंट फाइंड आउट किए, इंटरमीडिएट पॉइंट्स जो हमने फाइंड आउट किया वो कौन कौन से हैं, दीज आर इनिशियली जो पॉइंट्स गिवन हैं वो कौन कौन से हैं, 1, 0, then 2, 0, 3, 1, 4, 1, 5, 1, 6, 2, 7, 2, 8, 2, 9, 3 एंड 10, तो अगर आप देखिए रेस्टल लोकेशन की अगर बात करें तो उसके लिए कितने लोकेशन पॉइंट्स पिक्सेल्स मिले हमको, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल 10 इटरेशन में हमारा ये। अब हम लोग ग्राफ सपोज दैट मैं इस पे आपको ऐसे बस समझाने की कोशिश करूँगा, सपोज ये y है, एक्सिस है, एक्स एक्सिस है, y एक्सिस है ना, तो अगर हमको प्लॉट करना है, तो अगर हमें दो पॉइंट्स मालूम थे 1 और 0, तो अगर हम माने कि ये 1 है और ये 0 है, तो पॉइंट यहीं पे कहीं आ जाएगा, इसी पे कहीं अलाइन हो जाएगा, ठीक है, यहीं से कहीं पे। फिर एक था 10, 3, तो 10 सपोज अगर यहाँ पे 10 है और ये 3 यहाँ पे, ठीक है, तो ये क्या था 10, 3। अब ये इंटरमीडिएट पॉइंट है 2, 0, तो सपोज यहाँ पे 2, 0 आया, फिर 3, 1 आ गया, 3, यहाँ पे 2, 0, फिर 3, 1 आ गया, ठीक है, 3, 1, फिर 4, 1, फिर 5, 1, फिर 6 आ गया, 6, 2, फिर ऐसे बढ़ते जाएगा। एक टाइम में क्या होगा, हम एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं। तो सपोज दैट यहाँ पे क्या है 10, 3 है, यहाँ पे क्या है 1, 0। तो इस तरीके से अब इसके बीच में जो इंटरमीडिएट पॉइंट रहेंगे वो सब पॉइंट्स क्या है, सपोज दैट ऐसे मैं बनाते चला जा रहा हूँ। अब सपोज दैट यहाँ पे क्या आ गया 2, 0, ठीक है, यहाँ पे क्या आ गया 2, 0, अगला 3, 0, उसके अगला 4, 1, अगला 5, 1, 6, 2, 7, 2, 8, 2, 9, 3, 10, 3। सारे पॉइंट्स आपने कर देंगे मार्क करने को क्या करेंगे आप ड्रॉ कर सकते हैं। तो आप मैनुअली भी कर सकते हैं, बट हम लोग कंप्यूटर ग्राफिक्स का यूज करके, सॉफ्टवेयर का यूज करके हम ऐसे यूज करके एक लाइन को ड्रा कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप जो है न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे और फाइनली आउटपुट आपका ऐसे निकल के आ जाएगा, ठीक है। टोटल कितने इंटरमीडिएट निकालने हैं, 1, 2, 0 है और 10, 3 है। तो इसके बीच के जो इंटरमीडिएट पॉइंट्स है वो हम कैसे फाइंड आउट कर लिया, हमने प्रेजेंट हेल्प लाइन एल्गोरिथम का यूज किया और हमने फाइंड आउट कर लिया,
ठीक, इस तरीके से हमें पूरा फाइंड आउट करना है। तो है बहुत ईजी, आपको बहुत जल्दी समझने में परेशान हो नहीं है, बस आपको थोड़ा दिख रहा होगा हाँ बहुत ब्रॉड है, कॉम्प्लेक्स आ रहा है, बट ऐसा कुछ भी नहीं, बहुत ही ईजी है। न्यूमेरिकल सॉल्व करना बहुत ही आसान है, बस आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत है। ओके, तो ये था हमारा जो क्वेश्चन था। कुछ क्वेश्चंस मैं आपको दे रहा हूँ, आप कर लीजिएगा, लिख दे रहा हूँ। जिसे सपोज है यहाँ पे अगर मैं कुछ नहीं करूँगा, डेटा चेंज कर दूँगा 5 कामा 2, यहाँ पे 12 कामा 6, ये न्यूमेरिकल रहेगा प्रॉब्लम नंबर 3। इसे आप लोग सॉल्व करने की कोशिश करिएगा और हो सकता है कि ऐसे क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आपके आ जाए, तो उसको सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। वेट अ मिनट। Okay, now move to the next topic, that is Bresson मिड सर्किल। सर्किल को कैसे हम ड्रॉ करते हैं, सर्किल क्या होता है, हमको ये समझना है। ठीक है, तो सर्किल, हाँ इस क्वेश्चन को आप नोट कर लीजिएगा, इसको सॉल्व कर लीजिएगा अपनी कॉपी पे, एक होमवर्क टाइप का है, उसको सॉल्व कर लीजिए। तो टोटल हमने ब्रेसन हैंसन लाइन एल्गोरिथम आपको बता दिया, कंडीशंस बता दिए। ठीक है, ब्रेसन हैंस लाइन एल्गोरिथम हमने डिस्कस कर लिया, उसके कौन कौन से कंडीशन उसमें इन्वॉल्व है ये हमने डिस्कस कर लिया। ठीक है, तो और उसके बेसिस पे हमने एग्जांपल्स, कुछ प्रॉब्लम्स लगा लिया, एक एग्जांपल्स लगा लिया, 2 न्यूमेरिकल्स लगा लिए जो सेमेस्टर एग्जामिनेशन में पूछा गया था, और एक क्वेश्चन हमने आपको दे दिया है कि आप करिए। तो आई थिंक 3 क्वेश्चन ही आप लगाइए और भी ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करिएगा। ठीक है, तो उससे क्या होगा कि आपको स्टेप्स जो होंगे वो बिल्कुल याद हो जाएंगे। जो एल्गोरिथम है, जो मोर देन लेस देन 1 है, तो मोर देन 1 में भी आप क्वेश्चन लगाइएगा, तो उससे क्या होगा आपके क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट। ओके, नाउ Bresson हैंस सर्किल सिर्फ एल्गोरिथम राइट। तो इससे फर्स्ट हम इसको डिस्कस करेंगे बेसिक, और इसको तो समझेंगे कि होता क्या है। तो सबसे पहले अगर बात करूँगा तो मिड पॉइंट सर्किल की बात करेंगे। मिड पॉइंट सर्किल एल्गोरिथम, मिड पॉइंट सर्किल एल्गोरिथम की बात करेंगे। सबसे पहले मिड पॉइंट सर्किल एल्गोरिथम की बात करेंगे, राइट। मिड पॉइंट सर्किल एल्गोरिथम की हम बात करेंगे, वो हम बेसिकली क्या बात करेंगे। सबसे पहले हम आपको बताएंगे, आपको ये समझना जरूरी होता है कि हम सर्किल किसे कहते हैं, सर्किल क्या होता है। बेसिकली आपको पता होगा, बट फिर भी मैं एक बार बताना चाहूँगा कि सर्किल से आप क्या समझते हैं, सर्किल किसे बोलते हैं। ठीक है, सर्किल क्या होता है हमें ये समझना है। ठीक, किसी भी फिक्स पॉइंट से, किसी भी एज्यूम हम करेंगे, कोई भी फिक्स पॉइंट लेंगे, सपोज दैट एक हमने फिक्स पॉइंट लिया, दिस इज द फिक्स पॉइंट। इस फिक्स पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पे
इक्वल डिस्टेंस, इक्वल डिस्टेंस से जो सर्किल ठीक है, अच्छा नहीं ट्राई अच्छा बन जाएगा। ओके सी मैं लिख देता हूँ सबसे पहले a circle is a set of a circle a circle is a set of a circle is a set of all points set of all points set of all points that lie at that lie at an equal distance at an equal distance at equal distance from a fixed point from a fixed point that is called circle। ओके ओके ध्यान से देखिए look like oval not ठीक है। A circle is a set of all points that lie at an equal distance from a fixed point that is called circle। Here see equal distance, what do you understand by equal distance and what do you understand by the fixed point? Here see fixed point means that is the center, fixed point that is the center, and equal distance is radius, equal distance radius। ओके तो जहां फिक्स पॉइंट है, दिस फिक्स पॉइंट इज नोन एज सेंटर and this equal distance, these are the equal distance, these are the equal distance is known as the radius। ठीक है, तो सर्किल आपको समझ में आ जाएगा व्हाट इज सर्किल। सर्किल इज अ सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स दैट lie at an equal distance from fixed point that is called circle, ठीक है। The fixed point is center and equal distance is radius, right। तो ये जो आपको मैंने बताया ये क्या होता है, ये हमारा होता है सर्किल। आपको समझना होगा सर्किल किसको बोलते हैं, इसलिए आई नो कि तुम लोगों को पता होगा बट फिर भी अभी हम इसमें करते हैं कि एक चीज और बताना चाहूँगा कि सिमेट्री जो सर्किल होता है वो सिमेट्रिकल होता है, सिमेट्रिकल होता है। तो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सिमेट्री, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द सिमेट्री फिगर, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द सिमेट्री फिगर। What do you understand by symmetry figure? There are two ways of draw the symmetry figure. One is the four-way symmetry figure. Another is the eight-way. Right? Four-way is
is known as quadrant. It is known as quadrant. Quadrant. And 8 is nothing, it is octant. It is octants. तो आपको यहाँ पे माय डियर आपको समझना पड़ेगा एल्गोरिथम जो आपको मैं बताऊंगा, मिड सर्किट एल्गोरिथम जो आपको बताऊंगा उसमें आपको बहुत अच्छे समझना पड़ेगा। उसमें आपको क्या समझना पड़ेगा कि बेसिकली कि 4 वे और 8 वे का मतलब ऑक्टेंट। तो अगर आप ध्यान से देखो तो बहुत ध्यान से आपको समझना पड़ेगा। तो अगर मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे ये जो पॉइंट है दिस इज quadrant 1, this is Q and this is the quadrant 2 and this is the quadrant 3 and this one is the quadrant 4। तो टोटल 4 वे होंगे। अगर सपोज दैट अगर आपको इस क्वाड्रेंट ये क्वाड्रेंट आपको पता है, ये क्वाड्रेंट आपको फिर पता है इट इज द Q1। तो सपोज दिस इज द x and this is the y axis, राइट। और अगर इस एक्सिस में आपको ये क्वाड्रेंट पता है, Q1 पता है, तो इसका जो प्रोजेक्शन जाएगा वो कहाँ जाएगा? अगर ये क्वाड्रेंट ऐसे है तो इसका मतलब क्या होगा? ऐसे होगा। तो चेंजेस कहाँ दिखेगा आपको? चेंजेस आपको दिखेगा सिर्फ और सिर्फ y एक्सिस में दिखेगा, ठीक। x को रेफरेंस मान के जब हम इस क्वाड्रेंट को बनाएंगे तो क्या हो जाएगा कि हमारा सिर्फ और सिर्फ y का साइन चेंज हो जाएगा, ठीक है। सपोज अगर हम ये कहें कि इस क्वाड्रेंट में अगर यहाँ पे x, y है, तो दिस क्वाड्रेंट क्या हो जाएगा? ये क्वाड्रेंट क्या हो जाएगा? x, -y, ठीक है। बात को समझिए। अगर Q1 आपको पता है, कोई भी एक पता है, तो आप सर्किल बना सकते हैं सिमेट्री, क्योंकि सब सिमेट्री है। तो क्वाड्रेंट अगर हमें ये पता है तो ये Q4 बन जाएगा, इससे ये क्या हो जाएगा? ये बन जाएगा। सिमिलरली अब इस प्रोजेक्शन को यहाँ पे देखो तो क्या चेंज है? y रेफरेंस में देखो तो क्या हो जाएगा? x माइनस साइन चेंज जाएगा, एज इट इज रहेगा। अब समझिए, इसको अगर हम इधर देखें, इस क्वाड्रेंट की हम बात करें तो क्या हो जाएगा? -x और -y हो जाएगा। तो इस तरीके से Q1 अगर पता है, Q1 क्वाड्रेंट 1 पता है तो क्वाड्रेंट 4 बन जाएगा, क्वाड्रेंट 2 पता है तो क्वाड्रेंट 3 बन जाएगा, और ये दोनों बन जाएगा, ये बन जाएगा। रिफ्लेक्शन के थ्रू, अच्छा प्रोजेक्शन के थ्रू हम कंप्लीट बना देंगे। तो ये जो हमारा 4 वे सिमेट्री फिगर या क्वाड्रेंट मेथड। लेकिन मैं आपको जो हम बताएंगे जो हमें पढ़ना है, हम पढ़ेंगे ऑक्टेंट। 8 वे ऑक्टेंट का मतलब होगा, टोटल देखो कितने हैं। दिस इज O1 ऑक्टेंट नंबर 1, दिस इज ऑक्टेंट नंबर 1, दिस इज ऑक्टेंट नंबर 2, दिस इज ऑक्टेंट नंबर 3, 4, 5, 6, 7, 8, राइट। ध्यान से समझे, ये हो जाएगा O1, O2, O3, O4, O5, O6, O7 and O8। ओके ओके, तो ये हमारे ऑक्टेंट हैं। टोटल कितने ऑक्टेंट बनाएंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8। ध्यान दीजिएगा, ये जो एंगल होता है ये हमारा क्या होता है? 45 डिग्री होता है, और दिस एंगल इज हियर 90 डिग्री, दिस इज द 45। अब आपको ध्यान से समझना होगा, बहुत ही ध्यान से समझिएगा। बेसिकली इसमें होगा क्या? सपोज अगर हम ऑक्टेंट की बात करें, मैं एज्यूम कर रहा हूँ, मैं जो है एज्यूम करूँगा, कोऑर्डिनेट की वैल्यू पुटअप नहीं कर रहा हूँ, बस एज्यूम कर रहा हूँ। सपोज दैट ये जो पॉइंट है ये हमारा कोऑर्डिनेट क्या है? x, y, राइट।
तो जब ये देखिए, जब हमारा कोऑर्डिनेट की बात करेंगे 90 डिग्री में देखेंगे तो ये हम अगर मानते हैं ये x, y है। और दूसरी चीज बहुत ही महत्वपूर्ण है, रिफ्लेक्शन निकालनी है। हम जब 45 डिग्री में हम रिफ्लेक्शन निकालेंगे तो हमारा जो सेम कोऑर्डिनेट है, इस कोऑर्डिनेट में साइन तो सेम रहेगा, बस हमारा जो वैल्यू चेंज होगा वो x जो है वो y हो जाएगा, y जो क्या हो जाएगा x हो जाएगा, लाइक दिस। तो ये कोऑर्डिनेट क्या रहेगा y, x। ध्यान से देखिए, हियर अगर 90 डिग्री हम देख रहे हैं तो यहाँ पर हमारा जो कोऑर्डिनेट सपोज हमने एज्यूम किया x, y है, और जब हम 45 डिग्री पर रिफ्लेक्शन निकालते हैं तो हम देखेंगे कि यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट होगा x और y आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे, बट साइन विल बी सेम। अगर प्लस प्लस है तो प्लस प्लस होगा, और माइनस माइनस है तो माइनस माइनस होगा। ऐसा नहीं है कि प्लस है तो माइनस होगा, माइनस होगा तो प्लस होगा, ऐसा कुछ नहीं। ठीक है, तो आप हमें ध्यान रखिएगा कि अगर हमने 90 डिग्री पे अगर रोटेशन रिफ्लेक्शन निकालते हैं तो x, y अगर हमने एज्यूम किए हैं, और 45 पर जब भी रिफ्लेक्शन निकालेंगे तो क्या हो जाएगा y, x साइन विल बी सेम, और कोऑर्डिनेट क्या होगा इंटरचेंज हो जाएगा, x का y, y का x हो जाएगा। अभी आपको ये देखिए, अगर इसी कोऑर्डिनेट का रिफ्लेक्शन मैं यहाँ पे अगर देखिए तो क्या हो जाएगा, चेंजेस आ जाएंगे इसमें। x के रेफरेंस में अगर हम ये इसको x, y कोऑर्डिनेट अगर यहाँ पे एज्यूम करें तो चेंजेस किसमें आ जाएगा, x, माइनस y, साइन विल बी चेंज ऑफ y कोऑर्डिनेट, ओके राइट। सॉरी, हियर दिस पॉइंट इज दिस ऑक्टेव नंबर हमारा यहाँ पे आएगा, तो ये क्या आएगा x, माइनस 1। सिमिलरली अगर आप इसको कोऑर्डिनेट को चेंज करो तो क्या हो जाएगा, ये y एज इट इज रहेगा, और ये क्या आएगा माइनस x। ध्यान देने वाली बात आपको ये, आप बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा कि अगर y लिख दिया तो y एक्सिस क्या है, इसको मत सोचना है। इसको आप ये देखना है कि अगर हमने x, y यहाँ लिया तो अगर 45 डिग्री रिफ्लेक्शन लेंगे तो उसके कोऑर्डिनेट में चेंजेस आ जाएगा, कोऑर्डिनेट इंटरचेंज हो जाएंगे, बट साइन विल बी सेम। तो साइन चेंज यहाँ पे x हो जाएगा, y जो है x हो जाएगा, और x क्या हो जाएगा, y क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। तो उसका अगर रिफ्लेक्शन हम यहाँ देखेंगे, प्रोजेक्शन देखेंगे, क्या हो जाएगा y, और y क्या है x से बिहेव कर रहा है, और y क्या है x से बिहेव कर रहा है, ये माइनस x हो जाएगा। ठीक है, अब चाहे आप इसको टेम्परेचर बना सकते हैं, इसको यहाँ पे देख के बना सकते हैं, या फिर अलग से आप यहाँ चूज कर लीजिए। तो आप कुछ नहीं करेंगे, आप यहाँ देखिए अगर ये वैल्यू और ये वैल्यू अगर यहाँ पे आती है तो किसमें चली जाएगी, ये माइनस x हो जाएगा और y, क्योंकि ये माइनस में जाता है, ये क्या है माइनस x। फिर ये अगर इधर चेंज हो जाता है तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे अगर कोऑर्डिनेट है तो आ जाएगा क्या माइनस y, x। इस ये वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे माइनस y, माइनस x, और ये क्या हो जाएगा माइनस x, माइनस y। ठीक है, गेटिंग माय पॉइंट, आपको मेरी बात समझ में आ रही है। इस तरीके से हम कोऑर्डिनेट को निकालते हैं, और कैसे जो हमारा एक्सिस चेंज होता है, जो हमारा कोऑर्डिनेट होता है उसकी जो वैल्यू उसी अच्छे से चेंज होती है, वो इस तरीके से चेंज होती है कि अगर हमने यहाँ पे एज्यूम किया है x, y, ठीक है, तो हमने इसका प्रोजेक्शन 90 डिग्री पे है, तो प्रोजेक्शन जब हम यहाँ पे लेंगे तो क्या हो जाएगा x, माइनस y। चेंजेस किसमें होंगे, सिर्फ साइन में, y है x रेफरेंस लिया तो माइनस y हो जाएगा। आप अगर बेसिकली ज्योमेट्री पढ़े होंगे, कोऑर्डिनेट्स पढ़े होंगे तो आपको चीज़ें बहुत अच्छी समझ में आएंगी। तो बट आई एम ट्राइंग माय बेस्ट कि आपको चीज़ समझ में आएंगी। जब 45 डिग्री में रिफ्लेक्शन लेते हैं तो हमारा क्या होता है कि हमारा कोऑर्डिनेट आपस में इंटरचेंज हो जाते हैं, बट साइन सेम रहता है, साइन विल बी सेम। तो क्या हुआ, x की जगह y आ गया, y की जगह क्या हो गया x आ गया। अब इसके रिफ्लेक्शन जब इसका प्रोजेक्शन देखोगे, जब ये चीज ये कोऑर्डिनेट का देखोगे यहाँ पे आएगा, ये देखोगे तो यहाँ पे जाएगा, तो ये देखा तो क्या हुआ, सर ये आएगा यहाँ पे और ये यहाँ पे, तो इसका देखोगे y का रिफ्लेक्शन x के रिफ्लेक्शन से देखो तो y का माइनस x हो जाएगा। तो y क्यों है, क्योंकि यहाँ पे क्या हो गया, ये जो है चाहे क्या होगा इंटरचेंज हो चुका है। तो यहाँ पे साइन क्यों चेंज हुआ, क्योंकि हमारा किसमें आ रहा है, इसमें आ रहा तो माइनस में आएगा। ऐसे x कामा है तो यहाँ पे x कामा माइनस y। अब आप चाहो तो इधर रिफ्लेक्शन कर लो, इसमें किया तो क्या आ गया माइनस x, किसके रिफ्लेक्शन y के रिफ्लेक्शन, माइनस x कामा y, माइनस y कामा x, y कामा x, माइनस y कामा x, y कामा माइनस x, माइनस y माइनस x, x कामा माइनस y, माइनस x कामा माइनस y। तो कहने मतलब क्या, अगर हमको एक भी ऑक्टेंट का वैल्यू पता हमने निकाल लिया, एक भी ऑक्टेंट हमने फाइंड आउट कर लिया, कोऑर्डिनेट फाइंड आउट कर लिया, तो रेस्ट ऑफ 7 ऑक्टेंट हम आसानी से फाइंड आउट कर लेंगे। बात को समझिएगा, अगर 4 वे की हम बात करें
तो अगर एक क्वाड्रेंट को हमने फाइंड आउट कर लिया तो रेस्ट 3 क्वाड्रेंट हम फाइंड आउट कर लेंगे। सिमिलरली 8वें सिमेट्री में क्या होता है, अगर हम एक ऑक्टेंट को फाइंड आउट कर ले, एक ऑक्टेंट को फाइंड आउट कर लिया तो रेस्ट 7 ऑक्टेंट 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 ऑक्टेंट को भी हम फाइंड आउट कर लेंगे। मींस अगर आप एक ऑक्टेंट को फाइंड आउट किया विद द हेल्प ऑफ द ब्रेसेनहाइम्स एल्गोरिथम तो रेस्ट 7 ऑक्टेंट हम बहुत ही इजीली फाइंड आउट कर ले जाएंगे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आप उसको सॉल्व कर ले जाएंगे, इजीली आप सॉल्व कर ले जाएंगे। तो आई होप आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। थोड़ा सा ऐसे थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हुआ है बट आई होप आपको समझ में आएगा। चीज़ें बिल्कुल ध्यान से आप समझेंगे तो समझ में आ जाएगा कि हमने बताया कि ये कंप्लीट एक क्वाड्रेंट है। अगर एक क्वाड्रेंट का हमको कोऑर्डिनेट मालूम चल जाए, सॉल्व कर लें तो रेस्ट हम 3 क्वाड्रेंट को फाइंड आउट कर लेंगे। और अगर ऑक्टेंट अगर 1 ऑक्टेंट को फाइंड आउट कर लिया तो रेस्ट 7 ऑक्टेंट हम फाइंड आउट कर लेंगे विद द हेल्प ऑफ ब्रेसेनहाइम्स एल्गोरिथम मिड सर्किल पॉइंट से। ठीक है, तो अभी हम जो आपको बता रहे थे वो मिड पॉइंट सर्किल एल्गोरिथम है, उसके बारे में बता रहे थे कि आपको कैसे आप जो है एल्गोरिथम यूज करेंगे, कैसे फाइंड आउट करेंगे ऑक्टेंट मेथड से। ठीक है, आगे के लेक्चर में अपकमिंग लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा कि मिड पॉइंट सर्किल में जो एल्गोरिथम स्टेप्स इन्वॉल्व होंगे, ये तो बेसिक कॉन्सेप्ट आपको समझना है। सर्किल किसे बोलते हैं, मैंने सर्किल क्या होता है ये आपने जान गए। सर्किल में सेंटर को कैसे आप डिफाइन करते हैं, इक्वल डिस्टेंस हुआ उसको रेडियस बोलेंगे। फिर सिमेट्री फिगर्स बनते हैं, सिमेट्री फिगर्स में 2 तरह के सिमेट्री फिगर्स होते हैं, 4 वे सिमेट्री फिगर होता है, 8 वे सिमेट्री फिगर होता है। 4 वे सिमेट्री फिगर में क्या होता है, 8 वे सिमेट्री फिगर में मैंने आपको बेसिक चीज़ें भी बता दी। तो अपकमिंग लेक्चर में मैं आपको एल्गोरिथम बताऊंगा, मिड पॉइंट सर्किल का एल्गोरिथम। आफ्टर दैट सर्किल ब्रेसेनहाइम्स सर्किल के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। आफ्टर दैट अगेन ब्रेसेनहाइम्स सर्किल एल्गोरिथम और सॉल्व करेंगे कुछ न्यूमेरिकल को। तो इस तरीके से हमारा जो स्टार्टिंग का जो सिलेबस का जो पहला टॉप पार्ट है वो हमारा फिनिश हो जाएगा। तो होप सो आपको समझ में आ रहा होगा। अगर कोई प्रॉब्लम्स आती है तो आप हमें बता सकते हैं। ठीक है।